अभी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस आपके हाथ में होंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। हमें कहा गया है कि 1 मोल है फोटोन, 1 मोल फोटोन का आपको एनर्जी निकालना है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन, फोटोन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज इतना। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगा है वो ये लगा हुआ है कि हम लोग ये जानते हैं जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन का मतलब होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है एन इंटू एच इंटू में एफ। जहां एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन, जहां एन का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्या कॉन्सेप्ट लगा है। एन का मतलब नंबर ऑफ फोटोन होता है, एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो एच है, एच इसकी वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर -34। और एफ का मतलब प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या सीखा कि एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है एन नंबर ऑफ फोटोन, एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट कितनी वैल्यू होता है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ फोटोन। यानी जो फोटोन्स है, फोटोन्स 1 मोल है। तो 1 मोल का मतलब पता क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है नंबर। 1 मोल का मतलब नंबर होता है, 1 मोल का मतलब नंबर होता है। और इस नंबर की वैल्यू पता कितनी होती है? इस नंबर की वैल्यू होती है 6.023 10 की पावर 23। कभी भी 1 मोल बोला हो, 1 मोल का मतलब इतने सारे नंबर होते हैं, 6.023 10 की पावर 23। तो हमें नंबर मिल गया, हमें नंबर मिल गया, हमें एच पता है और हमें फ्रीक्वेंसी पता है। तो यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एन एच एफ। जहां पर आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से प्यारे बच्चों एन की जगह पर लिखोगे जो नंबर ऊपर है 6.023, 6.023 10 की पावर 23। एच की जगह पर लिखोगे प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि है 6.626 10 की पावर -31 प्यारे बच्चों, सॉरी 34, 6.626 10 की पावर -34। और फ्रीक्वेंसी की जगह पर, एफ की जगह पर फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को लिखोगे 5 इंटू 10 की पावर 14। और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूं, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा, सॉल्व आपको करना है, सॉल्व आपको करना है। ये आपको दिमाग लगाना है कैसे सॉल्व करना है। तो बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लाई तो है ये मल्टीप्लाई आपको करना है। अब यहां पर खास बात क्या है कि कई बार बुक्स में क्या होता है, बुक्स में ये होता है प्यारे बच्चों कि जैसे हमने लिखा एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू एफ। तो बुक्स में लोग एफ को ना ऐसे लिखते हैं, एफ को ऐसे, फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखते हैं। यानी हम जो फॉर्मुला लिख रहे हैं एन इंटू एच इंटू एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी की जगह पर ऐसा बनाते हैं, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू बनाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने जो फॉर्मुला लिखा है एन एच एफ ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, फिर इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट। सो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आप मान के चलो तो मैंने अब तक देखा है 15 से 20 एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख चुका हूं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, आपको पता होगा क्लास 11th में एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं आता है, क्लास 11th में एनसीईआरटी से पेपर बाहर नहीं आता, ध्यान रखना इस बात। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये स्टेट बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, डीएवी बोर्ड, हर बोर्ड में रिपीट हुआ है। आसाम बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जो हिमाचल, पंजाब, जितने भी बोर्ड से सब में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि ये नेशनल बुक का है, एनसीईआरटी नेशनल बुक है ये। अब इस एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल। ठीक है ना? तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं कि यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें मास की बात की गई है, मास, यहां मास की बात की गई है, मास, और हमसे वेवलेंथ पूछा गया है। जब भी वेवलेंथ और मास को मिला के क्वेश्चन आएगा, जब भी वेवलेंथ और मास को मिला के क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ लेना है कि ये डी ब्रॉगली साहब का कॉन्सेप्ट है, डी ब्रॉगली। प्यारे बच्चे डी ब्रॉगली थे, उन्होंने कहा था कि जो वेवलेंथ होता है उसका फॉर्मूला होता है h/mv। तो यहां पर हमें वेवलेंथ पूछा है और मास दिया है और हमें वेलोसिटी भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दिया है, तो हम डी ब्रॉगली साहब का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब डी ब्रॉगली साहब क्या कहते हैं कि जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली साहब कहते हैं जो वेवलेंथ है वो होगा h/mv। तो h की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? h की जगह पर पुट करेंगे 6.626 10 की पावर -34। तो यहां पर आपको पुट करना है प्लैंक्स कांस्टेंट और डिवाइड क्या करना है? डिवाइड करना मास से, मास है 0.1, तो मास है बेटा 0.1 और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो आपको यहां पर 10 पुट करना है। तो यहां से आपको वेवलेंथ दिखाई देगा और वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, मीटर। और प्यारे बच्चे जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, अभी पीछे ये एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जो मुझे अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्व करके कमेंट करना है ताकि मुझे पता लगे कि आप एक्टिव होकर पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट में करना है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। ठीक है, देखो अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा टाइम खराब होगा, आपको खुद ही सॉल्व करना है क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद ही सॉल्व करना है ना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आएंगे, खुद सॉल्व करोगे तो आपको याद रहेगा कि इसका आंसर क्या है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, हम कह सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। मोस्ट मतलब मोस्ट,
ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का है और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ये इतनी बार क्वेश्चन आया कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, आपको मास दिया है, मास, और आपको इस बार के डॉट ई दिया है। के ई का मतलब बेटा काइनेटिक एनर्जी होता है प्यारे बच्चों। के डॉट ई, के ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। क्वेश्चन है कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। अब सुन लो, जब भी आपको वेवलेंथ निकालना होगा और आपको मास दिया होगा मास, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें मास तो दिया है, मास दिया है और वेवलेंथ पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने एक ट्रिक खेला। ट्रिक ये खेला कि आपको ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं दिया, वेलोसिटी की जगह पर इन्होंने काइनेटिक एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये ना मोमेंटम होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, सुनो, ये होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम को ना, जो मोमेंटम है उसको हम बोलते हैं पी। ये फिजिक्स में होता है कॉन्सेप्ट। तो मोमेंटम को हम पता क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम को लिख सकते हैं, पी को लिख सकते हैं हम √2mk लिख सकते हैं, √2mk। मोमेंटम को, मोमेंटम यानी कि मास इंटू वेलोसिटी को, ध्यान रखना, मास इंटू वेलोसिटी को, मास इंटू वेलोसिटी को आप लिख सकते हो √2 इंटू मास इंटू के, जहां पे के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। अभी मैं आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो, ये फिजिक्स में होता है, मैंने अपने फिजिक्स के लेक्चर में पढ़ाया है। अब मेरी बात सुनो सर, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान दो। हम बोलेंगे देखो, हमारा जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है कायदे से होना चाहिए h/mv, लेकिन जैसा कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो हम अपने वेवलेंथ के फॉर्मूले को ये बना लेंगे। हम mv की जगह पर, मोमेंटम मतलब mv की जगह पर लिख सकते हैं √2mk, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो हम mv की जगह पर लिख देंगे 2m काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? हम बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h, h की जगह पर 6.626 10 की पावर -34, रूट की जगह पर रूट आएगा, 2 की जगह पे 2 की जगह पे 2 की जगह पे 2 आएगा, m की जगह पर m आएगा, m मतलब m दे रखा है, ये रहा 9.1 10 की पावर -31, और k की जगह पर आएगा आपका ये रहा 3 इंटू 10 की पावर -25। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके आपका वेवलेंथ मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर आप तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते, मैं सॉल्व करूंगा 5 मिनट वेस्ट होगा, हम क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं। आप ही को घर पे सॉल्व करना है और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर याद करके चले जाना। ये क्वेश्चन ही याद करके चले जाना, क्योंकि एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो मैं जिस क्वेश्चन पे बोल दूं कि उसका आंसर याद करना है, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करो, कैलकुलेटर से सॉल्व करो, या फिर इंटरनेट पर इसको डालो, इंटरनेट पे इसका आपको आंसर दिखेगा गूगल पे, उस आंसर को याद ही कर लो, क्योंकि कोई भी इंसान इसको सॉल्व नहीं कर सकता। ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, कोई इंसान इसको सॉल्व नहीं कर सकता, पर एग्जाम में आएगा। क्या बोला मैंने? एग्जाम में आएगा। फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो सभी चैप्टर की ऐसी वीडियो है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करना, हाइप जरूर करना, लाइक जरूर करना, और कमेंट करना आपको कौन सा चैप्टर अगला चाहिए। और एक छोटी सी बात, अपना नाम और स्कूल का नाम कमेंट में जरूर लिखना, ताकि आपके स्कूल के नाम से मैं क्वेश्चन पेपर निकालूं, उन्हीं क्वेश्चन को कराऊं, ताकि पेपर आपका बढ़िया जाए। लव यू। सो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, एक माइक्रोस्कोप का यूज किया जा रहा है। अब माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, ठीक है, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुइटेबल फोटॉन्स, ठीक है, एम्प्लॉयड टू लोकेट एक इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है, माइक्रोस्कोप का, और फोटोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। माइक्रोस्कोप यूजिंग सुइटेबल फोटॉन्स, यानी माइक्रोस्कोप है लोकेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन जानने के लिए माइक्रोस्कोप फोटॉन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। लिखा है कि इन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब ये 0.1 एंगस्ट्रॉम क्या है मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये कुछ ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है व्हाट इज द अनसर्टिनिटी। अब इस क्वेश्चन में अनसर्टिनिटी लिख दिया इसने। अगर इन्होंने अनसर्टिनिटी लिख दिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा प्यारे बच्चों हाइजेनबर्ग, ये सॉल्व होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल से, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल से सॉल्व होगा। ये हाइजेनबर्ग साहब की जो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है ना, इनटू में डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई m। इस फॉर्मूले को याद कर लो। तो यहां पर डेल्टा एक्स क्या होता है? ये होता है अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा वी होता है बेटा अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी, और h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, 4 का मतलब 4, पाई का मतलब पाई, m का मतलब मास। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में है व्हाट इज द अनसर्टिनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, यानी हमें डेल्टा वी निकालना है प्यारे बच्चों, डेल्टा वी। तो ये डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, यहां ध्यान देना। जब हम डेल्टा वी निकालेंगे तो डेल्टा वी हो जाएगा हमारा h/4 पाई m इंटू में डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा एक्स है यहां चला जाएगा, तो यहां से डेल्टा वी निकल जाएगा। तो बेटा h की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे हम,
h की जगह पर पुट करेंगे 6.626 10 की पावर -34। 4 की जगह 4 रहेगा, पाई की जगह पाई रहेगा, m की जगह पर m। m कितना है? तो ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे बेटा। तो आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन का मास ना याद कर लो, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 की पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास एग्जाम में आपको दिया होगा, पर आप याद कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 4 पाई m, m इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 10 की पावर -31। फिर सर डेल्टा x, सर 4 h हो गया, h हो गया, 4 हो गया, पाई हो गया, सर m हो गया। अब डेल्टा x क्या रहा, समझो बात को। h की जगह पर आपने h पुट कर दिया, 4 पाई की जगह पर 4 पाई है, m की जगह पर m। अब डेल्टा x क्या होगा, तब हमारा डेल्टा भी मिलेगा। तो डेल्टा x उसने दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है, देखो लिखा है विद इन अ डिस्टेंस, पोजीशन, हमें पोजीशन दिया हुआ है विद इन अ डिस्टेंस। डेल्टा x का मतलब क्या होता है, पोजीशन। तो हमें डेल्टा x की वैल्यू दी हुई है 0.1, और ये जो a के ऊपर 0 लग रहा है ना, a नॉट, इसका मतलब क्या होता है देख लो। तो हो गया 0.1, और ये होता है 10 की पावर -10, ये होता है 10 की पावर -10। तो यहां पर हम लिख देंगे 0.1 10 की पावर -10। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो मेरे आराम से 4-5 मिनट खराब हो जाएंगे। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे, या फिर मैं आपको गजब की बात बता रहा हूं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और आपने यहां तक कर दिया, और मान लो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे इजीली। क्योंकि हमारी गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन का फॉर्मुला सही लिखा है तो 1 नंबर दे दो, और पुट सही किया है तो 1 नंबर दे दो, और थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए तो आधा नंबर दे दो, और उसका आंसर नहीं निकला है तो आप सिर्फ आधा नंबर काट सकते हैं। तो अगर आपका आंसर नहीं भी आएगा तो टेंशन मत लो, स्टेप मार्किंग होता है, आपने सुना होगा। तो लेकिन अब देखो, अब इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करें। अब मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप इसका आंसर याद कर लो, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर मैंने याद करने को कहा है आपको। मैंने ये कहा कि एक बार इसको सॉल्व कर लो, बस सॉल्व कर लो, इसका आंसर निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना तो तेल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब मैं आपको बोलूंगा इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लो। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका क्वेश्चन, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, बात समझे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है अ गोल्फ बॉल, क्वेश्चन समझो, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास 40 ग्राम एंड स्पीड है इतना। अब कह रहा है इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन अ एक्यूरेसी ऑफ 2%, कह रहा है स्पीड का मेजरमेंट कर सकते हैं हम विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%, तो कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी इन द पोजीशन। अब देखो सुनो, मान लो कोई बच्चा एग्जाम में गया, उसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, लेकिन वो समझ गया कि ये अनसर्टिनिटी के ऊपर है, तो सॉल्यूशन में वो ऐसे लिख सकता है कि भाई देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच बाई 4 पाई एम। जैसे वो ये लिखेगा 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर उसकी जेब में आ गया। सोचो अगर 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते थोड़ा थोड़ा तो पास हो गए, 25 नंबर आ गए। तो वही मैं कह रहा हूं कि अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना हो। तो हम बोलेंगे ये अनसर्टिनिटी निकालना है हमें, किसमें निकालना है, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में। तो हमें डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एच बाई 4 पाई एम डेल्टा वी। डेल्टा एक्स हो जाएगा एच बाई 4 पाई एम डेल्टा वी। अब यहां पर अगर हम बात करें तो उसने हमें मास दिया हुआ है, आप देखोगे तो मास की वैल्यू है 40 ग्राम, किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.04 kg। तो मास हमें पता है, हमें h की वैल्यू पता है, चलो मैं h पुट करता हूं, h की वैल्यू पता है 6.6, h की वैल्यू पता है मुझे, h की वैल्यू पता है 6.626 10 की पावर -34। मुझे 4 की वैल्यू पता है, मुझे पाई तो पाई होता है, उसमें क्या कर सकते हैं। m की वैल्यू भी पता है मुझे, चलो m भी पुट कर देते हैं, m की वैल्यू है 0.04। अब यहां पर आ गया m के बाद डेल्टा v, देखो ना डेल्टा x निकालेंगे, डेल्टा x निकालेंगे तो डेल्टा v यहां आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा 4 पाई m डेल्टा v। तो हमें डेल्टा v की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा v निकालने के लिए, डेल्टा v निकालने के लिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझिए। डेल्टा v निकालने के लिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पीड, स्पीड मतलब डेल्टा v, जो स्पीड है उसमें जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का मतलब कि वही अनसर्टिनिटी का चांस है। स्पीड की बात करी गई है 2%, क्या कितनी बोली गई है 2%। समझो मेरी बात को, बोल रहा है कि एक पार्टिकल की स्पीड है 45 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन को समझो, बोला है स्पीड है 45 मीटर पर सेकंड, तो उसकी v है 45, v 45 मीटर पर सेकंड, फील करो, एंड स्पीड इज 45, तो ये v है, हमें v नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा v चाहिए बेटा, हमें डेल्टा v चाहिए। हमें v दिया है 45 मीटर पर सेकंड, पर क्वेश्चन के हिसाब से हमें डेल्टा v यहां पुट करना है, डेल्टा v। तो इस क्वेश्चन में की ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपको v देंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन हमें यहां पर डेल्टा v पुट करना पड़ता है। तो डेल्टा v निकालने के लिए आपको ऐसे बोलेंगे, यहां पर एक वर्ड जोड़ देंगे एक्यूरेसी, कि स्पीड जो है उसमें 2% की एक्यूरेसी के चांसेस है, मतलब स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर 45 मीटर पर सेकंड है, अगर 45 मीटर पर सेकंड है तो उसमें आपको 2% डेल्टा वी होगा, 2% क्या होगा, डेल्टा वी। तो यहां पर जो डेल्टा वी है ना वो है 2% ऑफ 45, कि बंदे का स्पीड तो 45 है लेकिन स्पीड मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, तो डेल्टा वी आपको 2% की हेल्प से निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 2 इंटू में 45 अपॉन में 100, क्योंकि ये लिखा हुआ है 2% ऑफ 45,
रियल स्पीड है 45, उसका 2%, तो 2% ऑफ 45, तो परसेंट के लिए 100 से डिवाइड किया तो 2 इंटू 45/100, तो ये आ गया 0.9 बेटा, आप करके देखना 0.9 आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा वी की जगह पर आपको 0.9 पुट करना पड़ेगा, 0.9। और इस क्वेश्चन का आंसर आप याद कर लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर आप याद करेंगे। लॉजिकली सोचो, अगर मैं इस क्वेश्चन को कराने बैठूंगा तो मेरे 4-5 मिनट खराब होंगे, तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कितना एनर्जी चाहिए टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कितना एनर्जी चाहिए टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज n इक्वल टू 5, है ना। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। अभी हम यहां से यहां तक सॉल्व कर रहे हैं, बस यहां से दिख रहा है, यहां से हम यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम। क्या है, देखो एक हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट। तो कह रहा है कि पांचवे में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पांचवे में इलेक्ट्रॉन है, तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज। यहां पर आयोनाइज से मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा आयोनाइज मतलब निकालने में, निकालने में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मैं आपको एक फॉर्मुला दे रहा हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मुला बता रहा हूं। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जब भी बोले, आयोनाइज करने में कितनी एनर्जी लगेगी, एनर्जी आयोनाइज करने में, तो आयोनाइज करने की एनर्जी का फॉर्मुला दे रहा हूं मैं आपको, प्लस का 13.6 n स्क्वायर जेड स्क्वायर ईवी। बेटा ये आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी यूनिट है, यूनिट, ये यूनिट होती है एनर्जी की यूनिट, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर आपकी जेब में आ जाएगा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं एनर्जी निकालू पांचवे का, अगर मैं एनर्जी निकालू n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 का मतलब है कि n की वैल्यू 5 है, और एटम कौन सा है, एटम है हाइड्रोजन। मैं आपको बता रहा हूं हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो 13.6 z की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, और n की वैल्यू है 5, तो नीचे आएगा बेटा 5 का स्क्वायर, और जो आंसर आएगा आपका, वो आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है कि कितना एनर्जी चाहिए n इक्वल टू 5 से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर योर आंसर विथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 से अपने आंसर को कंपेयर करो। तो इसने बोला है कि n इक्वल टू 1 के लिए भी आंसर निकालो, तो हम E1 निकालते हैं, एनर्जी पहले वाले से बोला है ना, फ्रॉम n इक्वल टू 1, हमें कंपेयर करना है एनर्जी रिक्वायर्ड टू n इक्वल टू 1, तो हम बोलेंगे 13.6 जेड स्क्वायर, तो जेड तो 1 ही रहेगा, और नीचे है n स्क्वायर, तो n इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर, तो भैया पांचवें से एनर्जी इतनी होगी और पहले से एनर्जी इतनी होगी। तो हम यहां से कंपेयर भी कर सकते हैं कि पांचवें की एनर्जी इतनी आएगी और पहले की एनर्जी इतनी आएगी। पहले की एनर्जी ज्यादा होती है बेटा, ये मोर होगा, ये मोर होगा, मोर ज्यादा एनर्जी होगा, क्यों, क्योंकि नीचे यहाँ पर 1 है और वहां पर नीचे है 25, ये कम हो जाएगा ना, डिवाइड हुआ है, तो पहले से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और पांचवें से क्या है, आसान है, यहाँ एनर्जी कम लगेगी। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, आप इसे नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, वी हैव दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, मैनी एग्जाम्स प्यारे बच्चों, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मैनी एग्जाम्स, मैनी का मतलब बहुत सारे। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन। सुन लो, तो ये जो एमिशन लाइन का जो फॉर्मूला है, लाइंस का फॉर्मूला, लाइंस का जो फॉर्मूला है, लाइंस का फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 अपॉन में 2, कुछ ऐसा है, n2 माइनस n1 इंटू n अपॉन में 2, n2 माइनस 1, रुक जाओ मैं इजी कर देता हूं, n माइनस 1 इंटू में n अपॉन में 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है लाइंस का फॉर्मूला, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला फॉर ग्राउंड स्टेट। ये बेटा ग्राउंड स्टेट के लिए फॉर्मूला होता है, ग्राउंड स्टेट के लिए। अभी मैं क्वेश्चन करता हूं फिर आपको समझ में आए। क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है एक्साइट हो गया था। एक्साइट होने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया था, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ऊपर जाने का मतलब एक्साइट हो गया। तो बोला कि नंबर ऑफ एमिशन लाइंस बताओ व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड मतलब तो ऊपर है, ऊपर का इलेक्ट्रॉन, जो ऊपर का इलेक्ट्रॉन है
n इक्वल टू 6 में, कहां पर है n इक्वल टू 6 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे ऑर्बिट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है छठे में, कहां पर है छठे में, एक इलेक्ट्रॉन जो है छठे में है। अब वो छठे से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, लौट रहा है, क्या हो रहा है वो लौट रहा है। तो लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस बताओ जब जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रखा था, जो छठे में था, किसमें था छठे में, ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। ड्रॉप्स टू द मतलब ड्रॉप यानी गिरता है, गिरता है कहां पर ग्राउंड, मतलब कोई एक्साइट होकर छठे में चला गया था, अब छठे से दोबारा ग्राउंड पे आ रहा है। तो नंबर ऑफ लाइंस बताने आपको, नंबर ऑफ लाइंस, तो फॉर्मुला है बहुत सिंपल फॉर्मुला है बेटा, n-1 n/2। तो n की वैल्यू 6 है, तो आंसर क्या आएगा 6 - 1 × 6/2। तो कितना हो गया 5 × 6 30 अपॉन में 2 15। गलत आंसर, सही है हाँ 15 लाइन से होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत ही इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों इस बार देखो क्वेश्चन अलग है। इस बार क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जो है n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 3 पे आया है। किस पे आया है 3 पे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ लाइंस का ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया करो जो बता रहा हूं, n2 - n1 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब उस वाले सर इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है, इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है, इन दोनों क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है कि इसने ग्राउंड स्टेट लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला जो है सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए होगा, नंबर ऑफ लाइंस फॉर ग्राउंड स्टेट। लेकिन कई सरफिरे जो स्कूल के टीचर होंगे वो ग्राउंड स्टेट का ना दे क्वेश्चन, रैंडम दे दे, कुछ भी बोले कि भैया 6 से 3 पे आया, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। जहां n2 का मतलब क्या होगा, ये कुछ भी ले लो, इसको n1 मान लो, इसको n2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बड़ा होगा वो n2 होगा, जो बड़ा होगा बिग, n2 मतलब बिग, जो बड़ा होगा। तो हमारा n2 है 6, n1 क्या होगा 3, 6 - 3, n2 क्या है 6 - 3 प्लस 1 अपॉन में 2। तो यहां से आंसर आ जाएगा। आंसर कमेंट करना है जो ऑनलाइन देख रहे हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बड़ा आसान चीज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और पिछले वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, ये वाला, ये तो एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही है। इस क्वेश्चन से आपको सीखना है, अगर इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन भी आया तो आप इजीली कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मेरे प्यारे सुंदर बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या मिलेगा, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द, लिखा है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। मैंने कहा हाइड्रोजन एटम है, तो कह रहा है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट एटम इन द हाइड्रोजन एटम इज इतना। वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इतना एनर्जी होता है, ठीक है, होता होगा। तो व्हाट इज द एनर्जी इन द फिफ्थ ऑर्बिट। तो हमारा मेन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, मेन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी इन द फिफ्थ ऑर्बिट। वो बस कंफ्यूज करने के लिए हमें ऐसा कहते हैं, वो लोग कंफ्यूज करने के लिए कह रहे हैं कि भैया पहले ऑर्बिट में इतना है एनर्जी, द एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट इतना, फर्स्ट में इतना है, तो बताओ फिफ्थ में कितना होगा। तो हमें इस वाले यहां से लेके यहां तक कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसी बस मजे लेने के लिए, डराने के लिए दिया हुआ है। मेन क्वेश्चन यहां से है व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल आंसर है, आपको बस एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला होता है En, En इज इक्वल टू -2.18 10 की पावर -18 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये आंसर आपका जूल में होता है बेटा, जूल में। तो प्यारे बच्चों आपसे बोला है कि फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी बताओ, तो आप यहां पर लिखेंगे E5 और यहां लिखेंगे माइनस का 2.18 10 की पावर -18 Z। जैसा कि इसने बोला कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 1 होती है बेटा हमेशा, तो ऊपर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और n मतलब उसने बोला है फिफ्थ ऑर्बिट 5 का स्क्वायर, और आंसर आपका जूल में मिल जाएगा। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आंसर कमेंट में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब मेरे सुंदर बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है, सुनना ध्यान से, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट। देखिए प्यारे बच्चों रेडियस का जो फॉर्मूला होता है 52.9 10 की पावर -12 मीटर, सुनते रहना Z स्क्वायर बाई n, नहीं n स्क्वायर बाई Z, आई एम सॉरी, n स्क्वायर बाई Z, मीटर में आएगा, मीटर में। ये रेडियस का फॉर्मूला होता है दोस्तों, n स्क्वायर Z ये मीटर में आएगा, रेडियस हमेशा मीटर में होता है, ये मीटर है बेटा, ये मास नहीं है, ये मीटर है। चलो यूनिट में लिख नहीं रहा, छोड़ो। तो सर रेडियस फिफ्थ का निकालना है R5, तो 52.9 यहाँ 9 आएगा, 52.9 10 की पावर -12, सर n की वैल्यू 5 है, फिफ्थ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, n की वैल्यू 5 का स्क्वायर और Z तो 1 होता है, तो आप यहाँ से रेडियस भी निकाल सकते हो। दिस क्वेश्चन इज वेरी बेसिक और एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आप प्लीज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेव नंबर, कैलकुलेट द वेव नंबर, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज। देखिए वेवलेंथ हम कैसे निकालते हैं, सुन लो। वेवलेंथ निकालने के लिए हम 1 बाई लैम्डा का फॉर्मूला यूज करेंगे, 109677 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, और यहां पर होगा z स्क्वायर, और ये जो आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो ये बेटा वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, और मैं आपको समझाता हूं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव नंबर, है ना। तो ये जो 1 बाई लैम्डा है इसी को हम वेव नंबर भी कहते हैं, वेव नंबर। तो बेटा यही वेव नंबर होता है। तो वेव नंबर का मतलब होता है 1 बाई लैम्डा, और उसका फॉर्मूला ये होता है बेटा। अब क्वेश्चन में कुछ कुछ बातें कही गई है, सुनते रहना। जब भी कभी आपको बाल्मर कहे ना, बाल्मर, तो बाल्मर का मतलब होता है कि आपको समझना ध्यान से, बाल्मर का मतलब होता है कि n1 की वैल्यू हो गई 2। जैसे आपने सुना होगा लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। तो बाल्मर का मतलब n = 2 होता है। अगर आप भूल गए हो कॉन्सेप्ट तो प्लीज एक बार लेक्चर देख लेना, सारी बातें याद हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों बोला गया बाल्मर, बाल्मर का मतलब होता है n1 2 है। अच्छा जी, तो n1 2 है। और जब कोई लॉन्गेस्ट बोलता है ना, लॉन्गेस्ट क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट का मतलब पता क्या होता है, n2 जो होगा ना वो n1 + 1 होगा। लॉन्गेस्ट क्या बोला उसने, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। तो अगर बाल्मर के लिए n1 2 है तो n2 होता है n1 + 1, यानी कि n1 है 2, तो 2 + 1 यानी 3। तो प्यारे बच्चों इस बात को समझिएगा कि बाल्मर बोला है तो n1 2 होगा, लॉन्गेस्ट बोला है तो n2 निकालने के लिए n1 में एक ऐड कर देते। तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा 109677 1 बाई n1 स्क्वायर। तो n1 की वैल्यू कितनी है भैया, तो n1 की वैल्यू है 2 माइनस n2 स्क्वायर, n2 की वैल्यू है 3, और z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 1। यही हमारे वेव नंबर का आंसर होगा। वेवलेंथ और वेव नंबर दोनों निकाल सकते हैं, यही हमारा वेव नंबर है। 1 बाई लैम्डा को वेव नंबर बोलते हैं, यही इसका फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस एक बात और ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन में अगर सेम क्वेश्चन में कर रहा हूं, ध्यान देना, सेम क्वेश्चन कर रहा हूं, इसको मिटा के अगर सेम क्वेश्चन में ये कह देता मुझसे लॉन्गेस्ट की जगह पर बोलता है शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट में हमेशा ध्यान रखना ये मिट जाएगा। शॉर्टेस्ट का मतलब होता है कि n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट। शॉर्टेस्ट बोलता तो n2 की वैल्यू हम इनफाइनाइट लेते, तो हमारे क्वेश्चन में पता क्या आंसर आता, ये वाला खत्म हो जाता, आपका सिर्फ n1 बचता, n2 खत्म हो जाता। तो आप n1 की जगह खाली क्या पुट करते बताओ, 2 का स्क्वायर पुट करते, बस ये आपका आंसर आता। तो मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, मैंने आपको ये सिखाया कि आपको ध्यान देना है कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। लिख देता हूं मैं, शॉर्टेस्ट के लिए n2 इनफाइनाइट होता है, और लॉन्गेस्ट दिया हो, कभी लॉन्गेस्ट दिया है तो आपको n2 निकालना पड़ेगा। n2 दोबारा बोल रहा हूं, शॉर्टेस्ट दिया हो तो n2 की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। n1 तो आपको पता लग ही जाएगा, उसने बाल्मर बोला है तो n1 2 है। अब यहां पर या तो लॉन्गेस्ट लिखा होगा या तो शॉर्टेस्ट लिखा होगा। लॉन्गेस्ट लिखा होगा तो आप कैसे निकालोगे, n2 = n1 + 1, और शॉर्टेस्ट लिख दिया तो n2 सीधा इनफाइनाइट हो जाएगा, और क्वेश्चन आपकी जेब में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों दोबारा एक हमारे पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स, एनर्जी जूल में निकालिए। व्हाट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है फर्स्ट बोर ऑर्बिट से फिफ्थ बोर ऑर्बिट में। तो पहले हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यहां से यहां तक सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो भैया डेल्टा ई, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा डेल्टा ई, एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, तो एनर्जी जब भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो हम एनर्जी को डेल्टा ई बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला होता है 2.18 10 की पावर, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वैल्यू 2.18 10 की पावर -18 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। जेड समझते बेटा, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में जाए या n2 से n1 में जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे में जाओ, तो एनर्जी चेंज, कितना एनर्जी लगेगा हम इससे निकाल सकते हैं। तो इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट तक, पहले ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट तक। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, डेल्टा ई = 2.18 10 की पावर -18 पहले ऑर्बिट से 1 बाई n1 स्क्वायर, कहां तक जा रहे हैं बताओ, फिफ्थ, 5 स्क्वायर। और ये जैसा कि हाइड्रोजन एटम है बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर जूल में मिलेगा बेटा, जूल में। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था। ठीक है, बस एक सिंपल फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन आपकी जेब में। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, आई होप सबको क्वेश्चन दिख रहा हो। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट,
व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, हमें वेवलेंथ निकालना है। इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब जो इलेक्ट्रॉन है पांचवे से पहले पे आ रहा है, ग्राउंड पे आ रहा है, पांचवे से पहले पे आ रहा है, तो वेवलेंथ कितना होगा? तो हम पीछे देख चुके हैं प्यारे बच्चों, वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है 1 बाई लैम्डा 109677 1 बाई n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर, और आंसर भले ही सेंटीमीटर में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन बोला है व्हाट इज वेवलेंथ जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो जाए, रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है हम ऐसे लिखेंगे 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 109677, ग्राउंड पे आ रहा है मतलब 1 पे आ रहा है, कहां आ रहा है बेटा? 1 मतलब ग्राउंड पे आ रहा है, कहां से आ रहा है बताओ? फिफ्थ से रिटर्न हो रहा है। जेड स्क्वायर, जेड मतलब हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। तो अब यहां से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपको पलटना पड़ेगा इसको, थोड़ा मैं करके दिखा देता हूं। 109677 25 माइनस 1 अपॉन में 25, मैंने एलसीएम लेके कर दिया बेटा। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 109677 24 बाई 25, तो लैम्डा इज इक्वल टू 25 अपॉन में 24 अपॉन, देखो ये है 1 बाई लैम्डा, पर हमें वेवलेंथ निकालना है, उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 109677 इंटू में 24 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर आएगा सिर्फ, वेवलेंथ ऑफ सेंटीमीटर बन जाएगा ना, उल्टा कर दिया हमने, जो सेंटीमीटर माइनस 1 था प्लस 1 हो जाएगा उल्टा होने पे। तो ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अब हमारे पास क्या है समझिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, समझना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। अब ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास ये क्वांटम नंबर्स दिए हुए, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों। तो हमें ये क्वांटम नंबर दिया और हमसे इलेक्ट्रॉन पूछा है, हमसे क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है, कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो उसके लिए फॉर्मूला पता है किसी को? 2n स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो अगर हम पहला क्वेश्चन, हमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूला होता है। तो पहले क्वेश्चन में n की वैल्यू 4 है, तो मैंने कहा देखो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, 2n स्क्वायर ना, तो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 दूनी 32। लेकिन साथ में ये भी बोला है कि इस जो स्पिन है, स्पिन वो -1/2 है, यानी कुल मिला के कह रहा है कि हमें स्पिन मिला है, इसको मान लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, ये ms का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर, तो यहां पर बोला है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कि हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है। हमने जो ये 32 निकाले हैं, 32, इस 32 में 16 है क्लॉकवाइज वाले आधे, हम ऐसा मानेंगे कि 32 इलेक्ट्रॉन में ऐसा हुआ होगा, 32 में ऐसा हुआ होगा कि 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो क्लॉकवाइज है, 32 में 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो क्लॉकवाइज है, और इसमें 16 ऐसे होंगे जो एंटी क्लॉकवाइज है, स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें बोला है -1/2, तो हमने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज वाले हमारे 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 16 इलेक्ट्रॉन। फील करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू n का स्क्वायर यानी 32, 32 में आधे क्लॉक होंगे, आधे एंटी क्लॉक होंगे, तो उसने स्पिन दिया था तो मैंने लिख दिया एंटी क्लॉक। क्या लिख दिया मैंने? एंटी क्लॉक। स्पिन दिया था तो मैंने कहा आधे लेने हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब बोला गया है, अब ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब देखो बोला गया n = 3 है, ठीक है जी, n = 3 होगा, लेकिन बोला गया कि L 0 है, L इस बार L एजुमुत्थल वाला है ये L। तो देखो L के बारे में बताऊं मैं आपको, L 0 1 2 3 L की वैल्यूज होती है। L 0 का मतलब होता है S, ये जो L 0 दिया है ना, इसका मतलब S है, S, तो यहां पर 3 के साथ S है, 3S, N3 है, L 0 0 का मतलब S, 3S। और मैं आपको बता दूं कि S नाम के ऑर्बिटल में, S नाम के ऑर्बिटल में, S नाम के सबसेल में या S नाम के ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जिंदा रह सकता है, तो इसके अंदर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ S के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो N तो इसने 3 दिया, लेकिन L की वैल्यू डिफाइन कर दी, और L का मतलब S है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं, इसको इग्नोर करोगे तो एग्जाम में आपके नंबर नहीं आएंगे। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है क्वांटम नंबर वाले, ऐसे वाले क्वेश्चन, N वाले, L वाले, L वाले जो क्वेश्चन, एक बार प्रैक्टिस कर लेना एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, होमवर्क दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, 2-4 क्वेश्चन दिए हुए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि भाई शो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट, मैं एक बार लिखता हूं फिर आप समझेंगे।
ये कैसा क्वेश्चन कहता है, शो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, जो बोर्स का ऑर्बिट है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर, बोर्स ऑर्बिट सर्कुलर है, मान लो इसका रेडियस है r, तो जो सर्कमफ्रेंस होगा वो होगा 2πr। टारगेट, हमारा टारगेट बता रहा हूं, टारगेट है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट, जो बोर्स का सर्कुलर ऑर्बिट होता है, बोर्स ऑर्बिट, उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा जो 2πr होगा, वो हमें क्या शो करना है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। लिखा है शो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इंटीग्रल, ये इंटीगर बेटा, इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर मल्टीप्लाई में होगा बोर्स ऑर्बिट का जो बोर्स ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस है जो 2πr है, वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल डी ब्रॉगली वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीप्लाई होगा वेवलेंथ से। तो यही हमें शो करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं, ध्यान दो, हम बहुत सिंपल दिमाग लगाते हैं। हम कहते हैं देखो यार, हमने दिमाग क्या लगाते, चलो इधर करके दिखाता हूं। एक लाइन खींचते और बोलते देखो बोर्स क्या कहता है, बोर्स कहता है कॉन्सेप्ट, सुनना, बोर्स ने एक कॉन्सेप्ट कही थी, पता है क्या, कि जो m इंटू वी इंटू आर होगा ना, वो NH/2π होगा। इसको मान लो इक्वेशन 1, ये बोर्स साहब का पोस्टुलेट है फ्रॉम बोर्स। हमें ये शो करना है, हमारा टारगेट ये है, ये हमारा टारगेट है। हम इसको प्रूव करने के लिए दिमाग लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं फ्रॉम बोर्स ने ऐसा कहा था। और एक थे डी ब्रॉगली, मैंने थोड़ा गंदा लिखा है, डी ब्रॉगली, ठीक कर देता हूं, डी ब्रॉगली, एक थे डी ब्रॉगली साहब। डी ब्रॉगली ने कहा था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब इसको इक्वेशन 2 मानना है आपको, तो हमें इन दोनों को कनेक्ट करके ये प्रूव करना है, ये 2πr n/λ। तो हम क्या दिमाग लगाते हैं, हम दिमाग ये लगाते हैं, हम कहते हैं काम करेंगे, यहां से mv की वैल्यू निकालेंगे, mv, तो mv क्या हो जाएगा बताओ, h/λ। नहीं समझे, मैंने mv को ऊपर भेज दिया और लैम्डा को नीचे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो mv h/λ हो गया इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में डालेंगे, हम बोलेंगे देखो फ्रॉम 1 and 3। नहीं समझे मेरी बात, समझो, देखो यहां पर जो mv है ना, mv, यहां पर mv की वैल्यू है h/λ, तो यहां पर mv की जगह पर देखो, mv की जगह पर पुट कर रहा हूं मैं h/λ, तो mv की जगह पर h/λ हो गया, r की जगह पर r आ जाएगा, ये जो r है इसकी जगह r रहेगा, तो mv की जगह पर h/λ, देखो mv का मतलब क्या है, h/λ, तो mv की जगह h/λ, r की जगह r, और इक्वल टू में ये हो गया NH/2π। तो यहां पर क्या होगा, देखो ये h से h कट जाएगा, 2π को यहां मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 2πr, और यहां बचा हुआ है n, इस n से ये लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n लैम्डा, तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। हमने प्रूफ कर दिया। तो ये एग्जाम में कई बार प्रूफ करने के लिए आ चुका है और आ भी सकता है। प्यारे बच्चों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, समझना कि क्या ट्रांजिशन होना चाहिए। ट्रांजिशन मतलब होता है इधर से उधर जाना, ट्रांजिशन, चेंज। तो व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम would have the same wavelength as the Balmer series n equal to 2 of helium plus spectrum। समझ नहीं आया, मैं समझा रहा हूं, देखो क्वेश्चन मैं समझाता हूं। देखो मान लो यहां पर है हाइड्रोजन का एटम और यहां पर है मान लो हीलियम प्लस का एटम। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, Z2 होता है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट ट्रांजिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो ये ऑर्बिट्स है, ऐसा मान लो ये न्यूक्लियस है, तो कह रहा है व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन में कहां से कहां को जाए, हाइड्रोजन में कहां से कहां को जाए, हाइड्रोजन में कहां से कहां को जाए, कि हाइड्रोजन में N1 क्या होगा, N2 क्या होगा, कि N1 N2 क्या होगा, कहां से कहां को जाए, कि वुड हैव द सेम वेवलेंथ, N इक्वल टू से 4 से N इक्वल टू 2 हीलियम में। अगर हीलियम में अगर कोई 4 से लेके कहां तक आ रहा है, 4 से लेके किस पे आ रहा है बताओ, 2 पे। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर हीलियम में कोई, समझना ध्यान से, अगर हीलियम में कोई 4 से 2 पे आ रहा है, तो हाइड्रोजन में कहां से कहां पर आए कि हमारा वेवलेंथ क्या हो जाए, सेम वेवलेंथ हो जाए। कहानी समझ में आई कि भैया जैसे हीलियम में 4 से अगर 2 पे जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन में कहां से कहां जाए कि वेवलेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम बहुत सिंपल दिमाग लगाते हैं। क्या सिंपल दिमाग लगाते हैं, ध्यान दो। हम एक बार फॉर्मूला लिखते हैं इसके लिए, 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इनटू में Z स्क्वायर। एक बार हम हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे,
और एक बार फॉर्मूला लिखेंगे हम इसके लिए 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 109677 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक बार फॉर्मूला लिखेंगे हम हीलियम के लिए, तो हमने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है जी। अब हम बोलेंगे उसने खुद ही कहा है कि इन दोनों का वेवलेंथ सेम होगा, सेम। उसने खुद कहा है कि सेम वेवलेंथ होना चाहिए। अगर उसने वेवलेंथ सेम बोला है तो यानी हम बोलेंगे इसका जो ये फॉर्मूला है और इसका जो ये फॉर्मूला है दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इक्वल रख देंगे हम 109677 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर इक्वल टू 109677 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर। हम दोनों को इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने के बाद सबसे पहले घटेगा ये, क्योंकि उसने बोला है सेम वेवलेंथ। अब जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू 1 होती है। ये हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन वाला है, तो यहां पर आएगा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, और ये जेड हो गया 1, ये जेड 1 हो गया। अगर ये जेड 1 हो गया तो इसका खेल खत्म। अब इधर ये बेटा हीलियम प्लस, तो 1 बाई n1 स्क्वायर, तो n1 की जगह दिया हुआ है 2 और n2 की जगह दिया हुआ है 4, और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है 2। देखो हीलियम के लिए दिया हुआ है सब कुछ, हीलियम के लिए दिया हुआ है n इक्वल टू 4 से 2, 4 से 2 हीलियम प्लस के लिए, तो इसलिए हमने हीलियम वाले में ये हमारा हीलियम वाला यहां पर दे दिया, और जेड की वैल्यू 2 होती है। अब क्या होगा, ये होगा 1 बाई n1 स्क्वायर, ये होगा 1 बाई n2 स्क्वायर, और ये जो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। फील कर पा रहे हो, ये जो बाहर 2 का स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, तो ये तो 1 हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे 16, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाई 4 बचेगा। तो हम कहेंगे देखो 1 बाई n1 स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4। तो अब कंपैरिजन करेंगे हम, 1 बाई n1 स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1, तो 1 बाई n1 स्क्वायर आ जाएगा 1 बाई 1, तो n1 आ जाएगा 1, n1 स्क्वायर 1 हो गया ना, फिर 1 बाई n2 स्क्वायर हो जाएगा 4, तो n2 स्क्वायर हो जाएगा 4 के बराबर, तो n2 यहाँ से हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर है रूट लगेगा रूट, अरे n1 का n2 का स्क्वायर है ना, रूट लगेगा, तो 4 का रूट क्या जाएगा 2, यानी हमें पता लग गया कि n1 की वैल्यू क्या होगी और n2 की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में n1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2, यानी अगर इसमें 2 से 1 जाते हैं और इसमें 4 से 2, अगर इसमें 4 से 2 जाएंगे और इसमें 2 से 1 जाएंगे तो वेवलेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था। सो प्यारे बच्चों आगे है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। ये क्वेश्चन है कि कहीं पर हीलियम प्लस है और उसको हमने हीलियम प्लस 2 बना दिया और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, क्या क्या है रिमूव, तो एक प्रोसेस है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर, मतलब हीलियम प्लस को हीलियम प्लस 2 बनाया है, प्लस 2 बनाने का इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो पूछा है द आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें इस प्रोसेस के लिए एनर्जी निकालना है और हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है ऐसी मजाक करने के लिए, द आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो कह रहा है कि हाइड्रोजन की एनर्जी इतनी है, तो हमें उससे क्या मतलब है। इस लाइन का कोई सेंस नहीं बनता इस क्वेश्चन में, दोबारा बोल रहा हूं, इस लाइन का कोई सेंस नहीं बनता इस क्वेश्चन में। ये लाइन ऐसे ही मजे लेने के लिए दिया हुआ है। मेन क्वेश्चन आपका ये है, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि कोई हीलियम प्लस है उसको हीलियम प्लस 2 बना रहे, यानी उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो हमें यहां पे निकालना है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और इंथैल्पी बोल रहा हूं मैं, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना एक प्रकार से। तो इसका आंसर आपको होमवर्क है, क्योंकि आपको मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, आपको तरीका बता चुका हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। इसका आंसर मुझे चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी चाहिए ये बताना है आपको। बात समझ में आई, हो जाएगा, ये कर लिया नहीं किया, हिंट दे रहा हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था ऐसा, प्लस का 30.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर याद रखना बस, एन की वैल्यू यहां पर 1 होगी बेटा और जेड की वैल्यू 2 होगी। एन की वैल्यू 1 क्यों होगी, क्योंकि अगर हम हीलियम की बात करें, ठीक है, तो उसने सिंपल बोला है कि देखो ऐसे समझो, अगर ये हीलियम एटम है तो आप लोगों को पता होगा हीलियम के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं हीलियम के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के अंदर, और दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होता है, पता है बात, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होता है, तो पहले में दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एन की वैल्यू होगी 1, फर्स्ट में होता है इसलिए, तो एन की वैल्यू 1 होगी, जेड की वैल्यू 2 होगी, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर जूल में आंसर निकालना है, अगर किसी को आंसर जूल में निकालना हो, जूल में, तो एनर्जी का फॉर्मूला जूल में क्या होगा, 2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल। बड़े जूल में आंसर आता है इस वाले फॉर्मूले से, तो जेड की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 1, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, भगवान आपका भला करे।